ने फिर याद किया। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनली यार म्यूजिकली यॉस आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज हम बात करेंगे उस एक अजीम शायर के बारे में जिन्हें अदब के साथ अच्छा खासा लगाव था। कुछ इस अंदाज से अपने शेर कहा करते थे मानो लगता था हमारे ही दिल की बात कह गए हों। जब साज गजल को छूता हूँ रातें लौ देने लगती हैं, जुल्मात के सीने में हमदम मैं रोज चरागा करता। अजीम शायर फिराक गोरखपुरी साहब की आज हम बात करेंगे। दिल ने फिर याद किया में उन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री का जाना माना नाम। सबसे पहले तारुफ देंगे आपको जावेद सिद्दीकी साहब का। फिल्मों से बहुत पहले से ये जुड़े हुए हैं। 17 साल की उम्र से इन्होंने शुरुआत की थी। बहुत बेहतरीन लेखक है और इनकी DDLG कौन भुला सकता है। और रंगमंच का एक जाना माना नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है सलीम आरिफ साहब, जो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। टेलीविजन इंडस्ट्री से भी इनका बहुत ही अच्छा लगाव रहा है और शायरी की तरफ भी इनका रुझान है। चलिए कर लेते हैं हम अपनी गुफ्तगू शुरू। जावेद सिद्दीकी साहब और सलीम आरिफ साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो में। सबसे पहले जावेद साहब, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे, अंदाज़े गुफ्तगू उनका बिल्कुल अलग सा था। उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ छुपा था। जैसे हम कहते हैं ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी जो है एक पहेली है, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं, उनका कहना भी है कि फिराक गोरखपुरी साहब की ज़िंदगी किसी पहेली से कम नहीं थी। आप की उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, तो मुलाकातों में क्या आपको लगा, उनका व्यक्तित्व कैसा था? देखिए शिवा, ऐसा है कि मुलाकातें तो मेरी उनसे 2 हुई, ज़्यादा नहीं हुई। और उनको मुलाकात भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बड़ी अजीम इमारत को देखने जाते हैं, ताजमहल को या कुतुब मीनार को, तो उसका औ इतना ज़्यादा होता है कि आदमी बाकी सब कुछ देखना भूल जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अब मेरे सामने फिराक भी हैं और मुझे जब मैं फिराक से मिला, एक बार कैफ़ी आज़मी साहब के घर पे मिला था और एक बार कैफ़ी आज़मी साहब की मेहरबानी से लखनऊ में मेरी उनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्हीं का शेर मैं पढ़ दूं जो मेरी कैफियत थी कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। वाह क्या बात। थोड़ा काटना चाहूंगी, नेहरू साहब के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। जब नेहरू साहब प्रधानमंत्री बने तब ये उनसे मिलने के लिए गए थे उनके घर, तो रिसेप्शनिस्ट ने इनसे कहा था कि आप अपना नाम पर्ची पे लिखें, तब मैं उनसे कहूंगी कि कोई मिलने आया है। तो इन्होंने आर सहाय लिखा था। तो जब बुलावा नहीं आया, बड़े गुस्सेले अंदाज में उन्होंने एक शेर कह दिया। तो नेहरू साहब भागकर बाहर आए और कहा कि अच्छा आप हैं? कहा पहचाना नहीं? कहा कैसे पहचानते, हम तो आपको रघुपति के नाम से जानते हैं। तब जाके उन्हें अंदर बुलाया और फिर कहा था प्यार से, आप गुस्सा हैं? तो उसके सिलसिले में उन्होंने ये शेर कहा था। देखिए, फिराक कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं था, बिल्कुल सही, एक बहुत बड़ी शख्सियत था। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो चंद अदबी जायंट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उनमें से एक फिराक साहब भी थे। फिराक साहब को लोग आम तौर पर सिर्फ एक शायर कह के निकल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो न सिर्फ ये कि बहुत अच्छे शायर थे, उन्होंने नज़में बहुत अच्छी कही हैं और कुछ नज़में ऐसी कही हैं कि जो नज़म की तारीख़ में एक अहम मोड़ के तौर पर, जैसे हिंदुस्तानी अदब की जो चंद बेहतरीन नज़में अगर आप मुंतखब करें तो उसमें फिराक की आधी रात को शामिल करना पड़ेगा, उसके बगैर वो कलेक्शन पूरा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि वो बहुत अच्छे तनकीद निगार थे। बहुत उनके तनकीदी मज़ामीन जो उनके हैं वो गज़ब के हैं। इंग्लिश बहुत अच्छी, इंग्लिश के तीन वॉल्यूम्स हैं उनके, जो इंग्लिश में एसेस के उनके जो उन्होंने लिखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो माहिर लिसानियात थे, मतलब मुख्तलिफ़ ज़बानें जानते थे। और उन मुख्तलिफ़ ज़बानों के जानने का फ़ायदा ये हुआ कि फिराक की अपनी जो ज़बान बनी, शेर की ज़बान, वो दूसरी तमाम ज़बानों से बिल्कुल अलग थी। उनका एक्सप्रेशन जो था वो बिल्कुल अलग था। वो गोरखपुर के कायस घराने के रहने वाले थे। उर्दू उनके यहाँ बोली जाती थी, जैसे हर यूपी के हर कायस घर में
उर्दू बोली जाती थी और इतनी अच्छी उर्दू बोली जाती थी कि उसकी मिसाल दी जाती थी। उनके वालिद शायर थे, उनका तखल्लुस था इबरत जी। घर में भी सब उर्दू बोलते थे, ये था। लेकिन उसके साथ साथ ये कि वो हिंदू थे। नतीजा ये हुआ कि जो हिंदू जो माइथोलॉजी है, जो लिटरेचर है, वो उनको विरसे में मिला। मतलब ये कि कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, ये सब। फिर जब उर्दू की तरफ उनकी तवज्जो हुई तो मीर, गालिब, सौदा वगैरह वगैरह ये उनको वो मिले। फिर जब इंग्लिश उन्होंने पढ़ी, और इंग्लिश को न सिर्फ ये कि खुद उन्होंने इंग्लिश पढ़ी बल्कि इंग्लिश पढ़ाई। फौकियत थी कई ज़बानों पर जिनमें इंग्लिश भी एक है। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने एमए किया था और हिंदी में भी कई सारी शेर व शायरी उन्होंने की है। और बाकी उर्दू पर तो उन्होंने अबूर हासिल किया था शुरुआत में, जबकि जदोजहद खूब करनी पड़ी उन्हें। कंटेम्प्रेरीज ऐसे थे उनके सामने बड़े धुरंधर थे, लेकिन अपना मकाम उन्होंने हासिल कर ही लिया। और आपने बीच में जिक्र किया उनकी आधी रात का, कहा कि उनके बारे में अगर बात करनी है, अदब के बारे में, शायरी के बारे में, तो हम आधी रात भुला नहीं सकते। आधी रात पे आने से पहले आपको फिराक का जो पस मंज़र, जो जहनी पस मंज़र में बता रहा था, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जी। कि जब मैंने कहा कि वो इंग्लिश पढ़ाते थे, और ख़ुद उन्होंने कई जगह लिखा है कि जब मैंने इंग्लिश की पोइट्री पढ़ना शुरू की तो मुझे नई बातें और नए इजहार के पीराए और तरीक़े जो है समझ में आए। जो उनके फेवरेट पोएट जो थे वो वर्ड्सवर्थ थे। जी। इसके अलावा ये कि संस्कृत जानते थे, बोलियां जानते थे, रामायण और महाभारत की कहानियां उन्होंने पढ़ी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने जिस ज़बान का इस्तेमाल किया, वो ज़बान जो हम उस वक्त की जो राइज ज़बान थी शायरी की, यानी फ़ारसी का जिस पे ज़्यादा असर था, वो ज़बान नहीं है। आप अगर देखें तो उस दौर के किसी भी शायर की वो ज़बान नहीं है जो फ़िराक की ज़बान है। फ़िराक की ज़बान में जो हिंदुस्तानियत है, हिंदुस्तानियत से मेरी मुराद है कि वो ज़बान जो हिंदी और उर्दू के मेल जोल से मिली जुली एक ज़बान, जैसे हम गंगा जमनी ज़बान कहते हैं, वो बनी है। और उसकी बहुत ही खूबसूरत मिसाल जो है वो है उनकी नज़्म आधी रात। यस। सलीम साहब सुना सकेंगे? ज़रूर सलीम साहब, आपके पास है तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन भी सुनना भाई चाहेंगे। असल में पढ़ा लिखा आदमी साथ में हो तो फ़ायदा यही होता है। वो है आधी रात को। स्याह पेड़ है अब आप अपनी परछाई, जमी से ताम हो अंजुम सुकूत के मीनार, जिधर निगाह करें एक अताह गुमशुदगी, एक एक करके फरसुदा चरागों की पलकें झपक गई जो खुली हैं झपकने वाली हैं, झलक रहा है पड़ा चांदनी के दर्पण में, रसीले कैफ भरे मंजरों का जागता ख्वाब, फलक पर तारों को पहली जुमाइयां आई। वाह वाह। तमोलियों की दुकानें कहीं कहीं हैं खुली, कुछ ऊँगती हुई बढ़ती हैं शाहराहों पर, सवारियों के बड़े घुंघरुओं की झनकारें, खड़ा है ओस में चुपचाप हर सिंगार का पेड़, दुल्हन हो जैसे हया की सुगंध से बोझल। ये मौजे नूर, ये भरपूर, ये खुली हुई रात, कि जैसे खिलता चला जाए एक सफेद कमल, स्याहे रूस हैं अब कितनी दूर बर्लिन से, जगा रहा है कोई आधी रात का जादू, छलक रही है खमे गैब से शराबे वज्द, फजाए नीम शबी नर्ग से खुमार आलूद, कमल की चुटकियों में बंद है नदी का सुहाग, ये रस का सेज, ये सुकुमार, ये सुकोमल गात, नयन कमल की झपक काम रूप का जादू, ये रस मसाई पलक की घनी घनी परछाई, फलक पर बिखरे हुए चांद और सितारों, चमकती उंगलियों से छिड़के साजे फितरत के, तराने जागने वाले हैं तुम भी जाग उठो। वाह वाह, क्या बात है। मतलब रातों को जागने वाले इंसान थे वो। जैसे कि आपने भी कहा, इस बात का जिक्र किया था पहले कि इंसोम्निया के वो शिकार थे। इसी वजह से उनकी गज़लों में या उनकी नज़मों में, या जो उन्होंने दोहे वगैरह लिखे हैं, रुबाइयाँ वगैरह उनकी हैं, क़ित्ते हैं उनके, हर एक चीज़ पर अबूर हासिल था उन्हें कि ज़्यादा रात का जिक्र मिलता है, तन्हाई का जिक्र मिलता है, याद का जिक्र मिलता है, क्योंकि रात को बेहतर तरीके से कोई ऐसा ही शख्स पेश कर सकता है, उसकी तस्वीर बना सकता है
जो रात को बखूबी देखा हो, उसका बिल्कुल अच्छी तरीके से मुताला किया हो उन्होंने। जैसे इस नज़्म में उन्होंने एक एक बात का जिक्र किया है, तारों का जिक्र किया है, पेड़ का जिक्र किया है उन्होंने। शिबा, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि शायर जब सोच रहा है, जो मंजर उसके सामने है उसको वो डिस्क्राइब भी करता जा रहा है, उसको बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ देकर वो आपके सामने एक तस्वीर बना रहा है, पूरी पेंटिंग बना देते हैं। लेकिन इंसान का जहन जो है वो एक डायरेक्शन में कभी काम नहीं करता है, एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में वो टहलता रहता है। यहाँ भी वही हुआ है, इसलिए पूरी नज़्म चलती है, लेकिन उसमें एक मिसरा जो सलीम साहब ने अभी पढ़ा, सिपाही रूस हैं अब कितनी दूर बर्लिन से, ये एक थॉट जो है उस नज़्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कि शायर एक ऐसा इंसान है जो अपने हालात से भी वाकिफ़ है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी पॉलिटिक्स क्या चल रही है उसको भी जानता है, और इसलिए उसकी ये फिक्र भी है कि ये सब कुछ तो है जो कुछ है, लेकिन सिपाही रूस है अब कितनी दूर बर्लिन से। इसके आगे भी वो इस किस्म की कई मिसरे आते हैं कि मेरे ख्याल में अब 1 बज रहा होगा। ये जो डबल प्रॉन्ग जो बात है, जो 2 अलग अलग पहलुओं पे एक साथ वो करते हैं, वो इससे पहले तजुर्बा नहीं किया गया। जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है, जो मैंने पहले बात कही, आप इसमें भी ये देखें कि उसमें हिंदी का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये फ़ारसी का उस पर इतना गलबा नहीं दिखाई देता जितना हिंदी का दिखाई देता है। और वो हिंदी चूँकि बड़ी कोमल, बड़ी नाजुक चीज़ है, अगर उसे सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिस तरीके से फ़िराक इस्तेमाल करते थे, इस पर तो बहुत कमांड थी उन्हें। जैसे आपने पहले ही कहा कि कई सारी ज़बानें वो जानते थे, वो एक शायर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर हर एक ज़बान से उसे वाक़फ़ियत हो, उनके लिए काफ़ी ईजी भी रहता है, वो अल्फाज की जादूगरी तभी बेहतर तरीके से कर भी पाते हैं। खैर, आपने जिस तरीके से इसका सार हमें बताया आधी रात का, चूँकि आप एज अ स्क्रीन प्ले राइटर भी देख रहे हैं उनकी शायरी को, और मुझे लगता है फ़िराक साहब ही उन गिने चुने शायरों में से हैं जो एक गज़ल, एक नज़म जब कहते थे तो पूरी कहानी के रूप में उसका स्क्रीन प्ले पहले तैयार करते थे। आपको लग रहा होगा बिल्कुल जिस तरह से आपने वाज़ह तौर पर आधी रात का जिक्र किया और इसे समझाया। ये तो है, देखिए उनका जो अंदाज़ है कहने का, बातें वही हैं, वसल भी वही होता है, हिजर भी वही होता है, फ़िराक भी वही होता है, तकलीफ़ें भी वही होती हैं, रात भी वही होती है, सब कुछ वही होता है, लेकिन हर आदमी उसे अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। फ़िराक भी अपने हिसाब से देखा करते थे। आप ये देखिए कि फ़िराक के जो कंटेम्प्रेरीज थे जी, वो भी कुछ छोटे मोटे लोग नहीं थे। उस ज़माने में हसरत मोहानी थे, उस ज़माने में फ़ानी थे, असगर गोंडवी थे, जिगर मुरादाबादी थे, यास यगाना चंगेज़ी थे। ये वो लोग हैं जिनकी मतलब जो टावरिंग पर्सनालिटीज़ थे। आप उनको पढ़िए, उनकी ज़बान पढ़िए, उनका एक्सप्रेशन देखिए, और फिर उनके सामने आप फ़िराक को पेश कीजिए, तो फ़िराक एक अलग तन्हा आवाज़ का मालिक सुनाई देता है, दिखाई देता है। यही उस आदमी का कमाल। भीड़ में भी जो तन्हा दिखाई देता है, वही शख्स मुझे अपना दिखाई देता है। सही बात। खैर, बहुत सारी बातें भी कर ली है, थोड़ा ह्यूमर डालने की इसमें कोशिश करते हैं, क्योंकि आप की गुफ्तगू उनके साथ 2 बार हुई और दोनों बार बड़ा अच्छा तजुर्बा आपका रहा। ये भी मैंने सुना है कि काफ़ी हाजिर जवाब थे, और जब मुशायरे में एक बार उन्होंने शिरकत की थी तब वहाँ कई सारे शोरा हजरात थे, सब अपना अपना बारी बारी कलाम पेश कर रहे थे। तो अब इनकी बारी आई, इनको जब नहीं रहा था मामला, इन्होंने माइक संभालते हुए सबसे पहले ये बात कही, अभी तक आप सभी कव्वाली सुन रहे थे, अब शेर सुनिए। नहीं, वो जो मैंने सुना है और जो पढ़ा है फ़िराक साहब के बारे में कि वो काफ़ी मुंह फट थे, मतलब वो बिल्कुल लगी लिपटी नहीं रखा करते थे कि अब वो कोई साहब मिलने के लिए आए, वो बहुत देखो घंटे भर तक उनसे सियासत पर बात करते रहे। तो जब फ़िराक साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि आपने मेरा बहुत वक्त बर्बाद किया है, अब आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि फ़िराक साहब, आपकी शायद समझ में मेरी बात आई नहीं, मैं कल फिर आऊँगा। कहने लगे हाँ, कल फिर आइएगा। तो
अब आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को क्या कहेंगे? लेकिन उनका एक बहुत मशहूर लतीफ़ा है जो अल्लाह जाने उनका है या किसका है, लेकिन ये वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। वो लगता है कि वो उन्हीं का है कि किसी मुशायरे में एक नौमश्क शायर ने जो बिल्कुल नया था, उनका मतला, उनका शेर जो था वो अपने नाम से पढ़ दिया। गज़ल सुना रहा था, उसमें वो शेर आ गया और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से वो पढ़ दिया। अब फिराक साहब पीछे बैठे हुए, तो फिराक साहब ने कहा, हाँ अरे ये तो मेरा शेर है। तो वो लड़का जो था वो थोड़ा जीदार था, वो घबराया नहीं। उसने कहा, मोहतरम ऐसा अक्सर होता है कि ख्याल टकरा जाता है। बड़ा सही जवाब दिया। तो फिराक साहब ने कहा, अबे गधे, तूने कभी हवाई जहाज और साइकिल की टक्कर देखी है? तो उनको अपना मकाम मालूम था। हाँ, उनको अपना मालूम था, आने वाली सदियां तुम पर नाज करेंगी हम फरो। यस। जब भी उनको ध्यान आएगा, तुमने फिराक को देखा, इसमें खुद परस्ती है, खुद एतमादी है, कोई शायर नहीं कह सकता अपने बारे में इस तरह की खुद परस्ती। इसको शायरी में ताल्ली कहते हैं। हाँ। ये ताल्ली जो है ये सब ने की है, मीर से शुरू होती है, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ। तो ये मीर का शेर है। तो हर एक आदमी ने अपने किए, लेकिन ये कि वो एक अलग तरीके से अपना जो है वो अपना स्टेटमेंट देते थे, अपना उन्होंने बहुत से तजुर्बे भी किए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप उनकी शायरी को पढ़ें और उनकी शायरी के अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, उनका माशूक जो है वो फारसी शायरी और उर्दू की जो क्लासिकल शायरी है उसका माशूक नहीं है। उर्दू की क्लासिकल शायरी का तो माशूक बड़ा ऐसा है कि बकौल शमीम हनफी के आदमी देखे तो डर जाए कि उसकी कमर ही नहीं होती है। इतनी छोटी सी कमर होती है कि वो कमर पता नहीं क्या होती भी है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि समंदर डूब जाए, और जुल्फें इतनी लंबी होती हैं कि आदमी छोटा पड़ जाए। तो वो एक अजीबोगरीब हायूला तैयार करते हैं। लेकिन आप फिराक का जो माशूक है वो एक आम लड़की, आम माशूक है, बिल्कुल हमारे आपके हाड़ मांस का माशूक, जिसका वो बार बार इजहार भी करते। हाँ। ये एक अलग चीज़ थी, ये एक नया तजुर्बा था। जी। कि जिस तरीके से उन्होंने अपने महबूब को भी एक आम आदमी की तरह देखा और एक आम आदमी की तरह महसूस किया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इसी बात पे मुझे याद आई यहाँ पे ये बात, इस्मत चुगताई मशहूर मारूफ नॉवलिस्ट और मुसन्निफ जो रही, आपका उनके साथ बहुत ही अच्छा सिलसिला रहा है। इस्मत चुगताई का भी उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता था और हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता था। इनफैक्ट उन्होंने कई बार उनसे कहा कि आप गालियों का बहुत बेहतर तरीके से अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, कोई नहीं कर सकता, गालियों को भी कोई शायर इस्तेमाल कर रहा है। और इनफैक्ट उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया था, इनफैक्ट कहा भी था कि आम बोली बोलते थे, उनके अशार जो है वो आम बोली थी, जैसे आपने भी कहा। सही बात है। वो उनसे किसी ने पूछा कि शायरी की ज़बान क्या होनी चाहिए, तो फिराक साहब ने कहा कि शायरी की ज़बान वो होनी चाहिए जो बोलचाल की ज़बान होती है, ताकि एक आम आदमी भी उसे समझ सके, रिलेट कर पाए। हाँ, वो शायरी ही क्या जिसको पढ़ने के लिए आपको डिक्शनरी निकालनी पड़े। ये बड़ा अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ऐसी ज़बान जो 6 साल के बच्चे के समझ में आ जाए। बिल्कुल सही बात। उनका नौकर था पन्ना, तो उनका कहना ये था कि जब कोई शेर पन्ना की समझ में आ जाता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा शेर है। वाह क्या बात है। और हम जैसे दौर का जिक्र किया, आपने भी बात छेड़ी, मुझे दौर याद आ गए। निदा साहब ने भी कहा, निदा फाजली साहब ने भी उनके बारे में यही कहा है कि वो हर दौर के शायर थे और हमेशा रहेंगे। एक दौर का शायर नहीं, हर दौर के शायर वो रहे और कोई भी दौर हो उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि गालिब साहब और मीर के बाद अगर तीसरा दर्जा हम किसी को देते हैं, नन फिराक रखपुरी साहब, गोपी चंद नारंग साहब ने भी वही। जी दर्जा बंदी तो खैर अदब में करनी ही नहीं चाहिए। मजरू का एक शेर है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत मुनासिब शेर है यहाँ, कि
बेतिशे नज़र न चलो राह रफ्तगां, वो लोग जो गुज़र चुके हैं उनके रास्ते पर अगर चलना है तो नज़र की कुदाल लेके चलना पड़ेगा। जी। बेतिशे नज़र न चलो राह रफ्तगां, हर नक्शे पा बुलंद है दीवार की तरह। वाह वाह, तो खूब। ये जितने लोग गुजर गए हैं इन सब के नक्शे कदम इतने बुलंद हैं, इतने एक दीवार की तरह बुलंद हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये दीवार ज़्यादा बुलंद है, वो दीवार ज़्यादा बुलंद है, ये ज़्यादा मजबूत है, वो ज़रा छोटी पड़ गई। हर एक की अपनी खासियत है और हर एक अपने एतबार से अपने आप में सक्षम है, पूरा है, मुकम्मल है, हम कह सकते हैं। उसमें एक वजह ये भी है कि फिराक के अपने दौर में जो, जैसा जावेद साहब कह रहे थे कि इतने बड़े बड़े शायर आसपास थे कि उनकी वो पहचान बन नहीं पाई जो अब वक्त के साथ थोड़ी सी जो सही बोल रहे हैं जो पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हैं उस अपने दौर में उनको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो बाद में, क्योंकि वो वक्त के साथ जब अभी भी नहीं, अभी भी ईमानदारी की बात यह है कि फिराक अब इस सदी का बहुत बड़ा शायर था जी, लेकिन ये कि फिराक पे उतना काम नहीं हुआ जितने दूसरे शायरों के ऊपर हुआ। जावेद साहब और सलीम साहब, फिल वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस वक्फे के पार और फिराक साहब पर अपनी ये बातें जारी रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। A warm welcome to you after the short break। आज दिल ने फिर याद किया में यादें ताज़ा हो रही हैं फिराक गोरखपुरी साहब पर, क्योंकि आज उनकी यौम वफ़ात है। आइए कर लेते हैं कुछ और बातें अपने इस प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से। जैसे आपके जहन में ये चल रहा है, हो सकता है कोई बात आपके जहन में हो, क्यों नहीं वो मुकाम हासिल हो पाया, जबकि बच्चा उनकी शायरी से रिलेट कर पाता है। देखिए बीवी, कुछ हालात होते हैं और एक दो दीवाने लोग होते हैं जो किसी कॉज के पीछे, किसी मकसद के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे गालिब जब 1869 में उनका इंतकाल हो गया, कोई ख़ास बात नहीं थी, 2-4 अखबारों में ख़बर छपी, बात ख़त्म हो गई। लोग कहते थे कि साहब बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन जब इंग्लैंड से पढ़ के आने वाला एक पढ़ा लिखा आदमी अब्दुर्रहमान बिजनौरी और आया, उसने गालिब को नए तरीक़े से इंटरप्रेट किया, नए तरीक़े से समझने की कोशिश की और उसने किताब लिखी, तो एक हंगामा हो गया कि साहब अरे अच्छा ये इतने बड़े शायर थे, हमें तो मालूम ही नहीं था। तो उसके बाद आज आलम यह है कि लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं गालिब के ऊपर। ये एक अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने शुरू किया था। आज अगर फिराक का कोई शागिर्द या फिराक को कोई मानने वाला उस तरीक़े का काम करे, सबसे पहला काम जो है, जो होना चाहिए मेरे ख्याल में, मेरे हकीर ख्याल में, वो ये है कि उनकी जो 650 गज़लें हैं, तकरीबन 630 गज़लें कही जाती हैं कि उन्होंने कही थी, और लंबी लंबी गज़लें वो हैं। रुबाइयात है, रुबाइयात की 2 किताबें, तो उसका एक बेहतरीन इंतखाब छपना चाहिए और हर ज़बान में छपना चाहिए। इसलिए कि अगर उर्दू की किताब उर्दू में छपती है तो अफसोस की बात है, लेकिन ये कि उर्दू में कम छपती है, देवनागरी में छपती है तो लाखों की तादाद में छपती है। तो फिराक को लोगों तक पहुंचाने का सही तरीका जो है वो ये है कि आप उसको इंतखाब करें, लोगों को समझाएं कि साहब फिराक क्या था, और फिर उसके बाद उसको उन ज़बानों में, रोमन में, देवनागरी में, बाकी ज़बानों में भी शाया की जाए। बिल्कुल सही। तबीयत उनकी थोड़ी अलग थी, अंदाज़े गुफ्तगू जुदा सा था, गुस्सेले भी बहुत थे, हर तरह की अदायगी उनमें थी। एक सबसे बड़ी बात जो उनमें थी वो ये कि वो बहुत तन्हा थे। उनका अपना कहना ये था कि मेरे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई है कि एक ऐसी औरत से मेरी शादी की कर दी गई जो बिल्कुल सूट नहीं करती थी, और नतीजा ये हुआ कि वो उनका घर टूट गया,
फिर ये कि उनके बच्चों की मौत हुई, जवान बेटा मर गया, जवान बेटी मर गई, ये हादसे उनके साथ हुए, तो वो बहुत तन्हा हो गए थे। और इस तन्हाई का जगह जगह वो इजहार करते हैं, किया है उन्होंने कई अपने जगह बड़े-बड़े जगह शहरों इजहार में। करते हैं। जैसे दूसरों तक पहुंचाने का एक और तरीका, चूंकि रंगमंच के आप मशहूर मारूफ डायरेक्टर हैं, आपको नहीं लगता कि फिराक साहब पर भी कुछ इस तरह के प्लेज होने चाहिए, उनकी जिंदगी का हर एक पहलू लोगों के सामने आए? गालिब नामा भी आपका सामने आया, तो इसी वजह से मेरे जहन में बात आई, क्यों फिराक साहब क्यों नहीं? आप तो कर सकते हैं, रंगमंच पे उन्हें लाया जाए, प्लेज में सामने रखा जाए, तो लोगों तक तो पहुंचे फिराक जाएंगे। साहब के साथ ये हुआ, हम लोगों ने एक कहकशां में 2 एपिसोड्स भी किए थे उन पर, और स्टेज पर भी किया जाना चाहिए, और उनको लोग गाते हैं अपनी अपनी तरह से, ये तो आपको पता ही है। सिर्फ ये कि प्ले की शक्ल में करने के लिए जिस तरह की राइटिंग और जिस तरह का सजावट चाहिए पूरी शख्सियत को जस्टिफाई करने के लिए, वो हमको उसमें से 2 या 3 पहलू लेकर ही बनती है बात, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट्री हो जाता है। आप सब चीज़ें अगर, क्योंकि फिराक साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने एस्थेटिक्स पे बहुत लिखा है, यानी शायरी को डिफाइन बहुत अच्छी तरह से, उर्दू शायरी को उन्होंने किया, और उसकी क्या समझने के क्या पहलू होने चाहिए, जो जमालियात जिसको हम बोलते हैं, उस पर बहुत काम किया है इन्होंने वर्ल्ड व्यू यानी फॉरेन लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में उर्दू को देखा, उर्दू शायरी को देखा। तो अब ये सारी चीजें ड्रामे में लाना और एक प्ले की शक्ल देना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल से ज्यादा मुझे लगता है कि शख्सियत इतनी उनकी बड़ी वसी है कि उसमें से 2 या 3 पहलू लेकर ही आप फोकस करके कर सकते हैं। उतना भी किया जाए मुझे नहीं लगता और कि उनकी शायरी की जो बात है, वो जो हिंदुस्तानी रंग जिसकी आप बात कर रहे थे, वो जो कोलोकियल लहजा है, जो यहाँ की बोलचाल से जुड़ा हुआ लहजा, आई थिंक वो उनका सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और उनके किरदार का अहम हिस्सा। रूप की 2-4 रुबाइयाँ जरूर सुना दीजिए प्लीज। रूप, देखिए रुबाई हमारे यहाँ अरबी से आई है, अरबी में बहुत रुबाइयाँ, कहीं कहीं फारसी में, क्योंकि रुबाई अरबी का लफ्ज़ है, रुबाई का मतलब है 4 मिसरों की चीज़। अब फारसी में बहुत अच्छी रुबाइयाँ कही गई, दूसरे लोगों ने भी हिंदुस्तान में कही हैं, लेकिन ये कि जो फिराक ने कही है, फिराक ने एक हिंदुस्तानी घर, एक हिंदुस्तानी औरत, एक टिपिकल हिंदुस्तानी माहौल, चूल्हा, चक्की, रोटी, सब का इस्तेमाल किया है, और उनकी लैंग्वेज, ये एक्सप्रेशन आपको किसी दूसरी जबान में नहीं मिलेगा। एक जानिसार के यहाँ मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब मैं नहीं कह सकता कि कौन किससे इंस्पायर हुआ था। जी देखिए, इसमें जैसे ये है, जी हाँ, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन पे हल्की हल्की, बिजली की तरह लचक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। वाह वाह। तो ये राखी पर उनकी एक है, या जब रात गए सुहाग करती है निगाह, दिल में शबे माह के उतरती है निगाह, रत्नार नयन से फूटती हैं किरणें, या कहकशां की मांग भरती है निगाह। अब देखिए उन्होंने अपने अशार में उर्दू और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया है, और कितनी बाकायदगी। देखिए राखी का मजमून कोई मुसलमान शायर इस खूबसूरती से नहीं बांधेगा जिस तरह फिराक ने बांधा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग है जी, वो जानते हैं राखी क्या है। वो जानते हैं। एक घरेलू औरत की एक इमेज है, ढलका आंचल दमकते सीने पे अलग, पलकों की ओट मुस्कुराहट की झलक, वो माथे की कहकशां, वो मोती भरी मांग, वो गोद में चांद सा हुमकता बालक। वाह वाह। वो हुमकता बालक जो है, वो खास फिराक का लहजा आप कह सकते हैं। बालक, जैसे हम कह सकते हैं शरारती बालक, हाँ, जो बच्चे के लिए उन्होंने, जो बच्चे की खासियत होती है, उस खासियत को उन्होंने हुमकता बालक इसका इस्तेमाल करके पेश किया है। वाह, बहुत। मधुबन के बसंत सा सजीला है वो रूप, बरखा रुत की तरह रसीला है वो रूप, राधा की झलक कृष्ण की बरजोरी है, गोकुल नगरी की रासलीला है वो रूप, वाह वाह। लचकीला गात और अवस्था है किशोर, वो चाल की जैसे मिलके नाचे 100 मोर, कूक उठती है कोयले वो काली जुल्फें, मुंह तकता है चंद्रमा के धोखे में चकोर। वाह। प्रेमी को बुखार खुल नहीं सकती पलक, बैठी है सिरहाने मान मुखड़े की दमक, जलती हुई पेशानी पे रख देती है हाथ, पड़ जाती है बीमार के दिल में ठंडक। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मेरा ख्याल है
परवीन शाकिर ने ये ख्याल यहीं से लिया था जी। उसने टपती हुई inspire हो पेशानी गए पे थे जब इससे। हाथ रखा रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। हम ये कह सकते हैं कि फिराक साहब की शायरी इतनी अजीम है, अदबी और सकाफती शायरी दिखती है। जो भी समाज में हो रहा है उसकी अक्कासी उन्होंने अपने अशार में की है। तजुर्बों से काफी कुछ सीखा था, उन्होंने बयां किया है अपने अशार में। फिक्रमंद थे काफी समाज को लेकर। थिंकर पोएट जिसे बोलते थिंकर हैं। हम कह सकते हैं कि शायरी का आफताब रहे हैं फिराक गोरखपुरी साहब। नो डाउट। फिराक के तनकीदी मजमून आप पढ़िए, जिस तरीके से उन्होंने उर्दू अदब को समझने की कोशिश की है, उर्दू नज़्म को समझने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है, वो दूसरे तमाम जितने भी नक्काद थे उस ज़माने के उनसे बिल्कुल अलग है। दूसरी चीज़ ये कि एक अजीब चीज़ थी उस शख्स के अंदर, और वो ये थी कि वो जो कह रहा है उसका मतलब जानता था वो, और एक खुलूस था उस आदमी में। मैं एक आपको एक मिसाल दूं। आप थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरी उनसे मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात तो कैफी साहब के यहाँ जब वो आए हुए थे तो मैं सिर्फ दर्शन करने के लिए गया, और वो इतने सारे लोगों में और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में घिरे हुए थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आगे जाने की। मैं अपना पीछे खड़ा रहा और उनको देखता रहा और फिराक साहब की फुलझड़ियाँ छोड़ती हुई बातें सुनता रहा। लेकिन एक मुलाकात उनसे लखनऊ में हुई, वो भी कैफी साहब की मेहरबानी से हुई, उन्होंने बुला लिया था। तो वहाँ सब और भी शायर थे, शेर सुना रहे थे। कैफी साहब ने कहा कि जावेद तुम भी तो शेर कहते हो, तुम भी कुछ सुनाओ। तो मैंने एक नज़्म सुनाई। तो वो नज़्म सुनने के बाद फिराक साहब ने मुझे एक नसीहत की थी। वो नसीहत मैं उन तमाम लोगों को करता हूँ जिन्हें लिखने का शौक़ है, क्योंकि ये फिराक का ये एक जुमला जो है ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक गुरु मंत्र है कि अगर आदमी उसको समझ ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी और उसके लिखने का ढंग बदल जाएगा। उन्होंने जब मेरी नज़्म सुनी तो मुझसे कहा आपको एक नसीहत करें। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे लफ्ज़ों को बहुत गौर से सुनिएगा जी, लफ्ज़ों को एहतियात से बरता कीजिए। अब लफ्ज़ बरतने पर गौर कीजिए जी। लफ्ज़ों को एहतियात से बरता कीजिए, इनमें जान होती है। वाह। अब जान डालने वाले शायर लोग ही होते हैं। देखिए, अगर आप लफ्ज़ों को इस ये हैसियत दे दें और ये आपकी समझ में आ जाए कि ये बेजान चीज़ें नहीं हैं, ये आपके मिट्टी के या लकड़ी के खिलौने नहीं हैं जिनसे आप खेलने के लिए आपने जमा कर लिया, बल्कि ये एक जानदार चीज़ है, तो आपका पूरा एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। और मेरे साथ तो यही हुआ। उसके बाद मैंने जितनी फिल्में लिखी, जितने नाटक लिखे, जितनी कहानियाँ लिखी, उसमें उनको लिखने के बाद मैं हमेशा गौर करता था कि ये लफ्ज़ जो है, ये लफ्ज़ कुछ बोल रहा है, लाइव है, नहीं बोल रहा है जी। अगर वो बोल रहा है इसका मतलब ये कि वो जानदार है, उसमें जान है। ये फिराक का एक ऐसा एहसान है कि जिसे मैं न सिर्फ ये कि वो मेरे ऊपर एहसान है, बल्कि वो तमाम लोग जो इससे फ़ायदा उठाएंगे उन पर एक एहसान। जी बिल्कुल सही है। फिराक गोरखपुरी साहब की शायरी हम सब की ज़िंदगी पर एहसान है, सदियों तक उन्हें याद किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन पर कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हर एक व्यक्ति, हर एक फ़र्द तक वो पहुँचे, उनकी शायरी पहुँचे। मैं अब चाहती हूँ इस माहौल को थोड़ा म्यूज़िकल किया जाए थोड़ी मौसीकी इसमें डाल दी जाए, और हमारे दिल ने फिर याद किया में एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली है, तो हम उनसे कुछ गज़लें सुनेंगे। सलीम साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जावेद जी, आप यहीं पे रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपकी दाद होनी चाहिए दाद का अंदाज ही कुछ और है। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं फिराक साहब के हवाले से? बात आपने बहुत अच्छी कही कि फिराक साहब को हमें हर एक फ़र्द तक, हर एक व्यक्ति तक, हर एक इंसान तक पहुँचाना चाहिए, और हम रंगमंच के ज़रिए ही ये कर सकते हैं। क्योंकि रंगमंच से आप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाते जाते कोई एक आध बात जो आप कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि फिराक साहब पे जैसे गालिब पे एक टेलीविज़न शो बनाया था, आई थिंक फिराक साहब पर भी एक टेलीविज़न शो बन सकता है, और अब तो बहुत सारे ज़रिए हो गए।
तो वो होगा तो बेहतर है, क्योंकि 2 एपिसोड जब हमने बनाए थे तो बहुत सी चीजें रह गई थी उसमें। अब एक फुल फ्लेज टेलीविजन, अब कहकशां की बात कर रहे हैं, कहकशां में जब किया था, उसकी बहुत ही एक उम्दा गजल है, गजल का साज उठाओ बड़ी उदास है रात, उदास है रात, राइट, कलाम मीर सुनाओ बहुत उदास है रात। जी जी। वो जगजीत भाई ने बहुत दिल से कंपोज की थी, और वो कहकशां की पूरी सीरीज मॉडर्न उर्दू पोएट्स पर थी, मगर उसमें ये फिराक साहब स्टैंड आउट इसलिए करते थे क्योंकि जैसे जावेद साहब कह रहे थे पूरा लहजा ये लगता है। आज मुझे लगता है उस जबान, उस लहजे और उस वो गंगा जमनी तहजीब के जो सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव मुझे लगता है फिराक साहब हैं इस सदी के, तो उन पर ज़रूर एक टेलीविज़न शो होना चाहिए। स्टेज पर तो हम करेंगे और हम लोग करते रहते हैं, इनको गाते हैं अपनी तरह से, इनके बारे में जिक्र होता है, मगर जो एक टेलीविज़न शो का एक लंबा जो विस्तार मिलेगा उन्हें और लोग अपनी सहूलियत से देख सकेंगे, आई थिंक उस पर जरूर सोचा जाना चाहिए। तो आप ही शुरू कर दीजिए फिर, आप मैं सोचना क्या है इसमें। बिल्कुल करूँगा। फिलहाल वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हो तुम्हें ऐसा भी नहीं। बिल्कुल सही, फिराक गोरखपुरी साहब की यादें आज हम ताज़ा कर रहे हैं दिल ने फिर याद किया में। और मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था, इसको थोड़ा सा म्यूज़िकल बनाते हुए हम एक शख्सियत को प्रोग्राम में दावत देंगे, और वो शख्सियत हमारे रूबरू है फौजिया अर्शी। ज़रा सा तारुफ में इनके ये कहेंगे, वैसे किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर और बहुत उम्दा शायरा भी हैं, ऑथर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। हाल ही में 2 फिल्में इनकी हमारे सामने आई, पिछले साल एक और से पहले एक, और तब हमारी मुलाकात हुई थी, थोड़ी मुख्तसर वो मुलाकात थी लेकिन बढ़िया मुलाकात थी वो, और भी इन्हीं से हम जानेंगे। एंड शी इज़ अ पेंटर ऑल्सो, और फिराक गोरखपुरी साहब को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पढ़ा है और उन्हें समझा है। बहुत ही अच्छी कंपोज़र हैं ये, मौसीकार भी हैं, और कुछ गज़लें इन्होंने उनकी कंपोज़ की हैं, हम ज़रूर इनसे वो सुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम खुश आमदीद करते हैं अपने शो में, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया शिवा। जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं और इतनी खूबसूरत एंकर मौजूद हैं, और हम फिराक पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे खूबसूरत लम्हा क्या होगा। जी, तो शुरुआत करेंगे उनकी एक खूबसूरत सी गज़ल जो जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने जिसे अपनी आवाज़ बख्शी। इजाज़त। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। वाह। तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में। हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, बहुत पहले से। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। ये वाला शेर तो बहुत कमाल का है, आधा अधूरा हो गया, थोड़ा आगे तो बढ़िए। मैं चाहती हूँ थोड़ा आगे आप बढ़िए, इतने से काम नहीं चलेगा। 1-2 शेर और, मजा आ ही रहा था जी। थोड़ा हम लुत्फ अंदोज हो रहे थे, क्या हो गया, ये अच्छी बात नहीं है, आप नाइंसाफी कर रही हैं। गालिब ने कहा था कल के लिए कराजना खिस्सत शराब में, ऐसा
आज कंजूसी मत कीजिए। बिल्कुल कंजूसी नहीं। आज महफिल सजी हुई है फिराक गोरखपुरी साहब की, उनकी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं, तो इतनी सी याद से काम नहीं चलेगा, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्यों जावेद साहब? बिल्कुल। हाँ, और यादों की चादर कितनी बड़ी होगी ये तो हम तय करेंगे। जी हाँ, चले आगे बढ़े। तो मैं एक और गज़ल है फिराक की, मैं वो सुनाती हूँ आपको। जी जी। वो है रात भी नींद भी कहानी भी। आह 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 आह, वाह हाँ, वाह, ये क्या चीज़ हाँ, है। जवानी भी, जवानी वाह। भी। चले हो जाए, ये तो बहुत ही मकबूल गजल है ये। जी। जी, लेकिन ये गजल बूढ़ों को गानी चाहिए। तो जावेद साहब, मुझे लगता है फिर आप शिरकत फरमा हो, आप ज्वाइन कर लीजिए, काश। कभी भी आप गा सकते हैं। काश के ऐसा होता। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अक्सर कहती हूँ, हम अक्सर उम्र को गिनतियों में लाकर इसकी तौहीन करते हैं और ख्वामखा खुद को गमगीन करते हैं। लेकिन जवानी के लिए हाय का लफ्ज तो आदमी बुढ़ापे में यूज करता है ना भाई। ये गज़ल फिराक साहब ने बड़े डिफरेंट मूड में लिखी होगी मेरे ख्याल से। फिर यहाँ पे उन्होंने रात का जिक्र किया है, रात के बारे में बहुत उन्होंने। रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। वाह। दिल को शोलों से करती है सैराब। क्या बात है। दिल को शोलों से करती है सैराब, जिंदगी आग भी है पानी भी, वाह, पानी भी। वाह खूब। हाय क्या चीज है जवानी भी। क्या बात है। पास रहना किसी का रात की रात, वाह वाह। पास रहना किसी का रात की रात, मेहमानी भी मेज़बानी वाह वाह, क्या बात। मेहमानी भी मेज़बानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया, कमाल। बहुत अच्छी शायरी, अच्छा कलाम, अच्छा संगीत, अच्छी आवाज़, तो क्या बात। साथ में सुनने वाले कहने मेरा जिक्र किया ही नहीं। अरे जावेद साहब, तारीफों के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। नहीं, मौके से फायदा उठा लेना चाहिए। बिल्कुल। जी, इरशाद। बहुत बहुत अच्छा, आपको दाद भी मिल रही है, वाकई में आप दाद की मुस्तहिक हैं फौजिया। बहुत बहुत अच्छा। आवाज बहुत अच्छी। एक गजल गायक साथ हो, बहुत ही खूबसूरत कलाम हो, वो भी फिराक गोरखपुरी साहब का, आपने बहुत माहौल को दिलकश कर लिया। क्या कह रहे हैं आप जावेद साहब, एक और कलाम हो जाए फिराक गोरखपुरी साहब का? मैं तो पूरी शाम सोच के आया था सुनता रहूंगा, लेकिन ये कि फौजिया के ऊपर है, एक कम से कम एक गजल चलते चलते और सुना दीजिए। जी जी, चलते एक और गजल। हाँ तो शिबा, ये गज़ल मैंने खुद कंपोज की है, वाह क्या बात है, कमाल। फिराक साहब की, तो वो मैं आप दोनों को सुनाती हूँ और वैसे तमाम सुनने वालों को। फौजिया, ये जरूर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जी, इतने सारे काम कैसे आप कर पाती हैं? कंपोजिंग भी, पेंटर भी हैं आप, एंटरप्रेन्योर भी हैं आप ऑथर भी है, पोएट भी है, बड़ी कंपनी संभालती है आप। उस सब का फ्यूल जो है मुझे मेरे म्यूजिक से मिलता है। वाह क्या बात, सो नाइस। म्यूजिक जो है फाइन ट्यून कर देता है दिमाग को, और अगर आप उस दिमाग को समझना चाहें तो समझ के उसको कई सारे कामों में आप
यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, आपको फोकस्ड रखता है। फोकस्ड रखता है। चले कम ऑन। तो ये गज़ल है, इसका पहला शेर है, सितारों से उलझता जा रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ, जी शब-ए फुरकत बहुत वाह वाह। सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शब-ए फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ। लवली, वाह बहुत खूब। सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शब-ए फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ। तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूँ, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूँ, जहाँ को भी समझा रहा हूँ, शब-ए फुरकत नारा रहा। अगर मुमकिन हो ले ले अपनी आहट, अगर मुमकिन हो ले ले अपनी आहट, खबर तो हुस्न को मैं आ रहा हूँ, वाह वाह वाह। खबर तो हुस्न को मैं आ रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शब-ए फुरकत सितारों से उलझता जा रहा हूँ, वाह शब-ए फुरकत बहुत घबरा रहा। वाह, क्या बात है। क्या बात बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मजा आया। बहुत क्या बात है फौजिया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, और दादू तहसीन आपको हासिल हुई स्पेशली जावेद सिद्दीकी साहब से। नहीं, जीती रही है, बहुत अच्छा जीती। फिराक साहब पर जितनी भी बातें की जाए कम है। फिल वक्त हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट फौजिया शो में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि वक्त जो है वो हमेशा यही कहता है कि मैं दीवारों पर रेंगता रहता हूँ, हाथों से फिसलता जाता हूँ, इसलिए मुझे मुट्ठी में कैद करने की कोशिश मत कर लो। तो हम भी वक्त के साथ ही चलते हुए आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, फौजा बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। फिल वक्त इतना ही। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी इमोशनल एट द सेम टाइम म्यूजिकल। खुदा हाफिज। एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे। दिल ने फिर याद किया।